टास्क फोर्सनी एक ऑगमेंटेड रेस्ट्रिक्शन्स असा एक शब्द वापरलेला आहे. ऑगमेंटेड रेस्ट्रिक्शन्सचा अर्थ असा आहे की आता खरं तर जर अशी संख्या वाढत गेली तर आपल्याला लॉकडाऊन ही शब्द आता कुठेही प्रयोग करायचा नाही किंवा त्याला स्ट्रिक्ट ज्याला म्हणतो आपण 100% बंद वगैरे हा विषय करण्याची आज तरी सध्याची आवश्यकता निश्चित प्रकारे नाही. परंतु ज्या ज्या ठिकाणी ऑगमेंटेड रेस्ट्रिक्शन्सचा अर्थ असा की आता आपल्याला काही नॉन एसेन्शियल ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या पुढे आपण दररोजची संख्या तपासून मग आपल्याला लक्षात येईल की नॉन एसेन्शियल ॲक्टिव्हिटीज म्हणजे ज्याची गरज नाही आहे, ज्याची एसेन्शियल म्हणजे ज्याची गरज आहे आणि नॉन एसेन्शियल म्हणजे ज्याची आज म्हणजे त्याच्यामुळे काही थांबत नाही काम. तर अशा पद्धतीच्या काही ॲक्टिव्हिटीज स्लोली का होत नाही, मग आपल्याला त्याला कुठे थांबवता येईल का? कारण शेवटी जर आपल्याला या व्हायरसला कंटेन करायचं असेल, कंट्रोल करायचं असेल, थांबवायचं असेल तर कुठल्याही परिस्थितीत गर्दी थांबवणं हाच महत्त्वाचा भाग आहे. आणि म्हणून ज्या ज्या ठिकाणी गर्दी होतात त्या सगळ्या गोष्टींना आपल्याला कुठेतरी रोक लावावा लागेल, रेस्ट्रिक्शन्स आणावे लागतील. पण लगेच आजच आणावा असा भाग नाही आहे, तो आपण निश्चित प्रकारे तपासून त्या दृष्टिकोनातून निर्णय घेता येऊ शकेल. या सगळ्या बाबी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणल्या जातील. आजचा जो काही विषय आहेत ज्याची काही मिनिट्स तयार केले जातील त्याची माहिती माननीय मुख्यमंत्र्यांना पाठवली जाईल आणि मुख्यमंत्र्यांच्या अंतिम मान्यतेने या संदर्भातले जे जे काही निर्णय ते इश्यू केले जातील. सर, हिंदी में आपसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे मला एवढंच सांगायचं आहे की केंद्र सरकारने जे काही त्याला आपण म्हणतो की ECRP म्हणजे इमर्जन्सी कोविड रिस्पॉन्स प्रोग्राम ECRP2 या ECRP2 मध्ये जे काही निधी दिलेली आहे ती सप्टेंबरला त्याची निधी अप्रूव्ह केलेली आहे. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर आणि आता डिसेंबर या 2-3 महिने जे आहेत या सगळी निधी जी आहे त्या निधीच्या हद्दीपर्यंत मोठ्या पद्धतीनं ही सगळी निधी डिस्ट्रिक्ट लेवलला ट्रान्सफर करण्यात आलेली आहे, जेणेकरून त्या लेवलला जे जे काही प्रत्येक जिल्ह्याचं जे काम सोपवलेलं आहे यात काय काय महत्त्वाचं असतं की काही फील्ड हॉस्पिटल्स असतील, काही मोठ्या पद्धतीनं आपण म्हणतो तसं ऑक्सिजनच्या संदर्भाने काही खरेदीचे LMO प्लांट्सच्या संदर्भाने किंवा सिलेंडर्स खरेदीच्या संदर्भाने हे सगळे पैसे डिस्ट्रिक्ट लेवलला दिलेले आहेत आणि जेम पोर्टलवर हे खरेदी करावं या दृष्टिकोनातूनचे त्यांचे काही जे म्हणणं आहे त्या संदर्भाने सुद्धा ती कार्यवाही पूर्ण कलेक्टरच्या स्तरावर सुरू आहे. शेवटी त्याचे काही कालावधी असतो, तो कालावधी जाऊ द्यावा लागतो असंही आहे. आणि त्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा भाग असा आहे की बऱ्याचशा, कारण आम्ही जो PIP पाठवला होता याचा तो बऱ्याच 1 वर्षभरापूर्वी पाठवला होता, त्यामुळं बऱ्याच ॲक्टिव्हिटीज CSR मध्ये सुद्धा झालेल्या आहेत. म्हणजे काही CSR मध्ये झाल्यात तर त्या गोष्टी आता आम्हाला त्या ॲक्टिव्हिटीला पैसे खर्च करण्याची गरज नाही, ती दुसऱ्या ॲक्टिव्हिटीसाठी खर्च करणं गरजेचं असतं. अशा वेळेस त्यांची ती परवानगी घेणं गरजेचं आहे. म्हणून त्याच्या बाबतीत अल्टरनेट खर्च करण्याची मागणी सुद्धा आरोग्य विभागाच्या वतीनं केंद्र सरकारला करण्यात येत आहे. त्यामुळे जे काही दिलं जातं आहे ते खर्च येणाऱ्या 15 दिवसात 20 दिवसात मोठ्या पद्धतीनं त्याचा सगळा खर्च केला जाईल असा विश्वास डॉक्टर व्यास ॲडिशनल चीफ सेक्रेटरी यांनी आजच्या मीटिंगमध्ये देण्यात आलेला आहे आणि मला विश्वास आहे की या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित केल्या जातील. काळजीचा विषय नसावा. आज जो मीटिंग हुई है सर, उसके बारे में आप हिंदी में बता दें कि जो मीटिंग हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, देश सुनना चाह रहा है उसको. अरे जवळजवळ 70 आमदार पॉझिटिव्ह आहेत आणि जवळजवळ 10-15 मंत्रीसुद्धा पॉझिटिव्ह आहेत. त्यामुळे आता मंत्री आमदार ही सगळी पब्लिकली सातत्याने फिरणारी लोक आहेत, ती सगळं पॉझिटिव्ह येत चालले. त्यांना सगळ्यांना ज्या ज्या काही जशा जर एसिम्प्टमॅटिक असतील तर होम क्वारंटाईन व्हायला सांगितलं आहे. सिम्पटम्स असतील काही त्यांचं कोविड पॅनॉलचे रिपोर्ट्स काही थोडेफार डिस्टर्बिंग असतील तर लगेच ॲडमिट व्हायला सांगितलं. या संदर्भाने या सगळ्या गोष्टी काळजी घेतल्या जात आहेत आणि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आणि जे रेस्ट्रिक्शन्स लावण्यात आलेले आहेत त्याचं तंतोतंत पालन व्हावंच अशा पद्धतीच्या कडक सूचना प्रशासनाला देण्यात आलेल्या आहेत. कालच अजितदादांनी सुद्धा मास्क न वापरणाऱ्याला 500 रुपये दंड करावा, थुंकणाऱ्याला 1000 रुपये दंड करावा अशा पद्धतीनं सुद्धा काही कडक सूचना पुण्यामध्ये दिलेल्या आहेत. मला वाटतं की आता
कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियरचं स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंटेशन करणं हेच प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून सगळ्यात चॅलेंजिंग काम आहे. ते करण्याची व्यवस्था आम्ही करत आहोत. सर, महाराष्ट्र सरकार का कहीं ना कहीं रुख ये है कि लॉकडाउन लगाया जाए या नहीं लगाया जाए. देखिए, आज जो हमारी माननीय डिप्टी सीएम के साथ जो हमारी मीटिंग हुई, स्वास्थ्य मंत्रालय और फाइनेंस सभी लोग थे, जिसमें 2-3 इम्पॉर्टेंट निर्णय इतने ऐसे लिए गए हैं कि जिस तरह से संख्या बढ़ रही है तो संख्या के माध्यम से निश्चित तौर पर उसकी चिंता ज़रूर है, लेकिन जो डिसीजन हमने लिए है उसमें आईसी पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस या बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, जिससे कि लोगों को पता चले कि किस तरह से अपने आप को हमने सुरक्षित करना चाहिए और संसर्ग या संक्रमण को किस तरह से रोकना चाहिए. इसका शिक्षण हमारे सभी लोगों को मिलना चाहिए. इसीलिए इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन के तहत हम बड़े ज़ोरों से हम ये सभी लोगों को ये कहना करने वाले हैं. दूसरा, आज 25,000 के दरमियान संख्या रोज़, यानी जैसा कि आज की संख्या 25,000 है, तो 25,000 अगर संख्या बढ़ रही है तो थोड़ा निश्चित तौर पर ये अभी हुआ है कि बहुत ज़्यादा, यानी अभी का कोई सर्वो जिसको हम बोलते हैं कि हमने कोई सर्वे किया नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली कम्युनिटी स्प्रेड निश्चित तौर पर हुआ होगा ऐसा एक अंदेशा लगाते हुए हमने ये भी निर्णय लिया है कि थोड़ा कांटेक्ट ट्रेसिंग का जोर कम करेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम अभी आईसी हो या होम क्वारंटाइन जो लोग हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग प्रॉपरली होना चाहिए, उसका माइक्रो प्लानिंग करने का काम भी निश्चित तौर पर हुआ है. नंबर 3, इसमें यह भी हुआ है कि टेस्टिंग के हद तक हमारी जितनी भी पोटेंशियल है वो पूरी पोटेंशियल हम यूज़ कर रहे हैं. उतना पोटेंशियल करीबन 1.25 लाख से 2 लाख टेस्ट रोज़ होना चाहिए, यह भी इसमें निर्णय हो चुका है. और ज़्यादा कर हम अभी जोर लगाएंगे रैट पे, यानी रैपिड एंटीजन टेस्ट पे. तो रैट के ऊपर ध्यान अगर करना है तो एक है कि उसका एक लैकुना ये है कि कोविन से वो कनेक्टेड नहीं है, और कनेक्टेड न होने की वजह से रैट में पॉजिटिव आने वाले लोगों की मालूमात नहीं मिलती है, और इसीलिए रैट की मालूमात भी मिले. यह फार्मेसी लोगों को भी हमने, फार्मासिस्ट को भी बोला है, फार्मेसी शॉप वालों को भी, और हर चौक में बड़े मेट्रोज में जो कियोस्क लगाने वाले और कियोस्क के माध्यम से भी हम टेस्टिंग करने वाले, उसका भी रिकॉर्ड जनरेट होगा. तो RT-PCR तो हम पूरा पोटेंशियल यूज़ करेंगे, लेकिन रैट का भी हम मैक्सिमम यूज़ करते हुए आइडेंटिफाई करने का काम ज़ोर से करना है, यह भी निश्चय हुआ है. रहा सवाल एस जीन आइडेंटिफिकेशन के बारे में, उस पर ज़्यादा ज़ोर न देते हुए जितना हो सकता है उतना ज़रूर करना है, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं देने की ज़रूरत. जो भी कोविड पॉजिटिव आता है उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करने का निर्णय टास्क फोर्स के माध्यम से हुआ है, वही हम महाराष्ट्र में सभी लोगों के लिए जारी करेंगे. ट्रीटमेंट के हद तक खास तौर पर मोनुलुपिराविर के हद तक जो अभी आज जो स्कैरसिटी है, कमी है, तो उसके बारे में तो हमने केंद्र शासन को इतला की है, लेकिन फ्लैविपिराविर जो आज 90 लाख टैबलेट्स उपलब्ध है जो एंटीवायरल है, तो उसका यूज़ करने के लिए भी निश्चित तौर पर मान्यता दी गई है. रहा सवाल एंटीबॉडीज़, कोलोनल एंटीबॉडीज़ के हद तक भी अभी यूज़ नहीं करना चाहिए, ये भी निर्णय हो चुका है. HR जो है ह्यूमन रिसोर्स, उसके माध्यम पे जैसा अभी 3 कैटेगरीज होते हैं, CCC, DCHC और DCH, तो उसमें CCC का पूरा खर्चा ह्यूमन रिसोर्स का जो भी लगेगा कलेक्टर्स को एम्पावर्ड किया गया है, और SDRF के फंड से वो खर्चा करने के लिए मान्यता दी गई है. रहा सवाल DCH और DCH का, वो 100% पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट उसके ऊपर जो भी खर्चा है या ह्यूमन रिसोर्स लगाना है वो निश्चित तौर पर उस पर अमल करेगी. वैक्सीनेशन यही हमारी आज का सबसे अहम मुद्दा रहेगा, और वैक्सीनेशन जो लोगों ने जिसका हुआ नहीं है उसका कंपलसरीली किस तरह से हम कर पाएंगे, यानी उनको समझा के किस तरह से हम कर पाएंगे, यह करना बहुत ज़रूरी है. इसलिए बहुत स्ट्रांगली एग्रेसिवली हम वैक्सीनेशन के हद तक काम करने के कारण निर्णय लिया है, और सभी कलेक्टर्स और कमिश्नर्स को यह इतला की गई है. और रहा सवाल 15 to 18 और हेल्थ वर्कर्स जो है उसको जो हम बूस्टर डोज देना चाहते हैं,
उसमें भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो एक दिक्कत आई थी कि भाई वहाँ पर उनके पास डोज उपलब्ध है और कोई फंड्स की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद लेना चाहते हैं, तो हमने उनको परमिशन दी है और इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को उनके जो भी लगने वाले हेल्थ वर्कर्स का इम्यूनाइजेशन करना है वो उनको अधिकार दिया है और वो निश्चित तौर पर उससे और ये जो प्रोसेस है वो एक्सीलरेट होगा और उसको गति प्राप्त हो निश्चित तौर पर होगी। सर केंद्र सरकार ने जो फंड दिया था उसमें 0.3 सर एक चीज है, क्वारंटीन का पीरियड रीडिफाइन किया आपने, सिम्टोमेटिक असिम्टोमेटिक पेशेंट्स के बारे में आपने आंकड़ा बताया, उसके बारे में बताइए। अभी जो संख्या आई है उसमें 25,000 भी अगर है तो भी करीबन 90% एसिम्टोमेटिक है, इसीलिए ये बहुत ही एक मैं तो ये बोलूँगा कि जो थर्ड वेव का जो अंदेशा हमें लग रहा है उसका जो एसिम्टोमेटिक का प्रमाण है निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम होम क्वारंटीन पे ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे, ज़्यादा जोर लगा रहे। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा दूसरा कौन सा मुद्दा था, एक क्वारंटीन पीरियड, हाँ क्वारंटीन पीरियड के हद तक जो है वो क्वारंटीन पीरियड अभी तक प्रॉपरली डिफाइन नहीं था। कुछ लोग 5 डेज़, कुछ लोग 7 डेज़ और कुछ लोग 14 डेज़ कर रहे थे, तो उसमें टास्क फोर्स से पूरी सहमति करके वो 7 डेज़ फॉलोड बाय RT-PCR इसका यह क्वारंटीन पीरियड का डेफिनेशन आज के इस मीटिंग में क्लियर हुआ है। और ये मैं एक कहना चाहूँगा कि ये सभी जो निर्णय लिए गए ये अंतिम निर्णय निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर साइन करेंगे, इसका मान्यता देंगे और उस 2% फंड ही इस्तेमाल किया गया ऐसा दावा है। बहुत सारे राज्यों ने फंड का इस्तेमाल जो कोरोना के लिए दिया गया था वो किया ही नहीं है, यूपी भी इसमें 30% इस्तेमाल की है और महाराष्ट्र तो बहुत पीछे है। सर इसके पीछे कारण क्या है? नहीं देखिए, अभी एक तो रेस्ट्रिक्शंस के बारे में एक जो मुद्दा पूछा गया है, तो रेस्ट्रिक्शंस के बारे में हम लॉकडाउन यह परिभाषा अभी करने वाले भी नहीं है और लॉकडाउन का आज इमीडिएटली सोचने वाला बात भी नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर रेस्ट्रिक्शंस को और ज़्यादा अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करना, यानी जो निर्बंध लगाए गए उसको इम्प्लीमेंट करना ये चैलेंजिंग काम है और ये होना ज़रूरी है। और अगर इसी तरह नंबर्स बढ़ते रहे तो थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस में, जिसको हम ऑगमेंटेड रेस्ट्रिक्शंस, ये एक नई व्याख्या निर्माण की गई है कि जिससे नॉन एसेंशियल जो एक्टिविटीज़ है जहाँ पर भीड़ होती है वहाँ भीड़ किस तरह से हम रोक सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं, यह निर्णय आने वाले दिनों में हम लेंगे। तो ये सभी ऑगमेंटेड रेस्ट्रिक्शंस के हद तक आने वाले दिनों में हम काम करेंगे। लॉकडाउन की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन का मतलब है 100% सब कुछ बंद करना, ये आज ज़रूरी नहीं है, इतना मैं बहुत साफ तरीके से कहना चाहता हूँ। रहा सवाल जो ECRP यानी इमरजेंसी कोविड रिस्पांस प्रोग्राम 2, ये जो केंद्र शासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने कुछ निधि हमें दी है, निश्चित तौर पर यह निधि का जो अप्रूवल है वो अप्रूवल सितंबर एंड को मिला है, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने में हमने इस निधि का जो नियोजन मान्य किया था वह नियोजन के हिसाब से हमने ये पूरा निधि जो ज़िलों में हमने ये प्लान में PIP में जो मंजूर होके आया है, ECRP में जो मंजूर होके आया है, उस डिस्ट्रिक्ट को ये सब निधि या फंड्स हमने एक्चुअली डिसबर्स किए हैं और अभी उन्होंने जेम पोर्टल पे जाके उसका जो टेंडर्स और उसका जो कार्यवाही है वो की जा रही है। 100% हमारे जो ACS है मिस्टर डॉक्टर व्यास, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, उन्होंने उस मीटिंग में आश्वासित किया है कि आने वाले 15 दिन या महीने भर के अंदर निश्चित तौर पर ये सभी खर्चा बहुत गति से होगा। रहा सवाल इसमें थोड़ी गति कम होने की वजह यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जेम पोर्टल पे जो ख़ास तौर पर टेंडर्स करना है उसमें कोई इश्यूज़ है, जैसा LMO है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, उसके लिए 20 लाख रुपए दिया गया है अपर लिमिट, लेकिन 20 लाख रुपए में बिल्कुल LMO आता नहीं है या 10 मेट्रिक टन का भी LMO होता नहीं है। तो ऐसे कुछ फंड्स है कि जिसमें उन्होंने अपर लिमिट दे चुकी है लेकिन उसमें काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे भी कुछ क्वेरीज हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूछे हैं।
और कुछ ऐसे है कि जैसा कि जंबो कोविड हॉस्पिटल या जंबो कोविड सेंटर करना है, उसके लिए कुछ ज़िलों में पैसे आए हैं, लेकिन वहाँ पर CSR के थ्रू वो पहले ही हो चुका है। तो ऐसे वक्त इस निधि का अन्य कारणों के वजह से खर्चा करने का जो परवानगी है या परमिशन है वो मांगनी ज़रूरी है। तो उसका भी हमने केंद्र शासन को इस तरह से जो डाइवर्ट हमारे को करना है फंड, उसकी भी मांग की है। तो ये सभी मुद्दों को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और जल्द से जल्द ये पैसे कैसे खर्च होंगे ये हम देख रहे हैं। दो सवाल है, एक तो आपने जो अभी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, क्योंकि पहले वेव और दूसरे वेव में देखा था कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कमी थी, दूसरे वेव में कहीं ना कहीं वो मेकअप करने की कोशिश की गई। आपकी तरफ से एक ये चैलेंज भी दिया गया था कि हर ज़िले में ऑक्सीजन का टैंक जो है, फिर वो लिक्विड हो या फिर PSA टैंक हो, वो वहाँ पे हम बनाएंगे ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट हो। एक ये, और बेड्स की संख्या को लेके क्या इस बार के आंकड़े हम जो देख रहे हैं, बढ़ने की आशंका जो बताई जा रही है, जो 80 लाख का आंकड़ा हेल्थ सेक्रेटरी ने ही एक अनुमान लगाया था, तो क्या हम बेड्स बढ़ा रहे हैं और ऑक्सीजन की स्थिति फिलहाल क्या है, कितने सेल्फ सफिशिएंट है, या फिर अगर हमें दूसरे राज्यों पे निर्भर होना पड़ेगा? नहीं, देखिए बेड्स के हद तक मैं ये बोलूँगा कि बेड्स के हद तक पूरे देश में जितने बेड्स हैं उसके 25% बेड्स महाराष्ट्र में, और अभी ECRP जो अभी हम जिक्र कर रहे हैं जिसका, उसके माध्यम से भी बेड्स बढ़ाने के लिए जो भी निधि प्राप्त हुई है उससे भी और भी बेड्स बढ़ाने के लिए कोशिश की जाएगी। लेकिन बेड्स ये बिल्कुल आज प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटलाइज्ड होने की जो संख्या है वो 5% तक भी नहीं है, यानी जो गंभीर जिसको हम ICU और जिसको हम वेंटिलेटर लगेगा उस तरीके से। तो आज मैं ये कहना चाहूँगा कि बेड्स निश्चित तौर पर काफ़ी मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। रहा सवाल ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के 450 PSA प्लांट्स वो पूरे ऑर्डर्स भी दे चुके हैं, उसमें से 300-350 प्लांट्स एक्चुअल इम्प्लीमेंट हुआ है, कमीशन हुआ है और कार्यान्वित हुआ है। अभी रहा सवाल 100-150 का, वो भी आने वाले 10-15 दिनों में पूरा किया जाएगा। तो PSA प्लांट्स जितना भी हमने प्लान किया था वो भी पूरा इन प्लेस है। LMOs यानी स्टोरेज के लिए भी हमने काफ़ी व्यवस्था पूरे महाराष्ट्र में की है। तो ऑक्सीजन के हद तक निश्चित तौर पर जो स्थिति वेव 2 में थी उससे कई अच्छी व्यवस्था या मैनेजमेंट हमने निश्चित तौर पर की है। मुझे विश्वास है कि बाहर राज्यों पे भी आज ऑक्सीजन के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था आज तो भी है, आगे आने वाले दिनों में मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आज तो भी जो अंदेशा लगा रहे हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है कि खास तौर पर ओमाइक्रॉन ये माइल्ड तरीके का असर करने वाला वेरिएंट है, तो उससे हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होने वाला, ऑक्सीजन नहीं लगने वाला या वेंटिलेटर पे लोग नहीं जाने वाले, ये जो एक अच्छी बात ओमाइक्रॉन के हद तक मुझे लगता है थोड़ा आधार देने वाली या सहारा देने वाली, मैं तो बोलूँगा ये जो बात है, उससे निश्चित तौर पर आज की जो व्यवस्था है हमारी काफ़ी मात्रा। सर, मंत्री MLA हुए, हम देख रहे हैं बड़े पैमाने पे वो भी अफेक्टेड है, पब्लिक में वो भी ज़्यादा पैमाने पे जाते हैं, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे इवेंट पब्लिकली हो रहे हैं कि ऐसे आप देखते हैं इन पूरे चीज़ों को जहाँ पे मंत्री और MLAs भी आज करीबन अभी तक सिर्फ 4 और 5 मंत्रियों ने आज करीबन 10-15 के हद तक मंत्री भी पॉजिटिव आ चुके हैं जो मेरे पास रिपोर्ट है, और करीबन 60-70 MLAs 70 के दरमियान MLAs भी इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो पब्लिकली जाने के बाद कई हमारे लोक प्रतिनिधि पब्लिकली जाते और उससे इन्फेक्शन होता है, तो जो भी एसिम्टोमेटिक है वो घर पे रह के मॉनिटर हो रहा है, लेकिन जो सिम्टोमेटिक है, जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, जिनको कोई जो भी कोविड पैनल ब्लड का जो किया है उसमें कोई डिस्टर्बिंग फिगर्स है, तो निश्चित तौर पर हॉस्पिटल्स में उनको दाखिल करके उसके बारे में जो भी ट्रीटमेंट है वो की जा रही है। लेकिन एक है कि इससे हमने एक ही सबक लेना ज़रूरी है कि भीड़ न करे और भीड़ में न जाए और भीड़ न हो, इसीलिए जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसका अनुपालन होना ज़रूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन यही बहुत ज़रूरी है। मैं तो महाराष्ट्र की जनता को, आवाम को ये कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर अभी सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत ज़रूरी है। हम तो IEC के तहत लोगों तक ये सब करने जा ही रहे हैं, लेकिन सभी लोगों ने इसका एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है।
प्रशासन भी इस पे पूरा अमल करना ज़रूरी है। इस तरह की इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं। जिस प्रकार दिल्ली में ये डिक्लेयर किया गया कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है, हालांकि मुंबई का या महाराष्ट्र में अभी तक सीरो सर्वे आया नहीं है, लेकिन क्या हमारे यहाँ भी ऐसा ही कम्युनिटी स्प्रेड होने की आशंका क्या हेल्थ डिपार्टमेंट को लगती है? आजकल जो भी अभी पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, जैसा 25,000 है, तो उसमें कई केसेस हम देख रहे हैं कि जिसको कोई हिस्ट्री नहीं दिख रही है, जिसको कोई पैसेंजर हिस्ट्री या कोई कनेक्शन नहीं दिख रहे, फिर भी पॉजिटिव लोग आ रहे हैं। तो उससे थोड़ा अंदेशा लगा सकते हैं कि थोड़ा कम्युनिटी स्प्रेड तो हुआ है, लेकिन सीरो सर्विलेंस करने की ज़रूरत है। एक साइंटिफिक रिपोर्ट लेना ज़रूरी है। वो रिपोर्ट हम निश्चित तौर पर जल्द से जल्द लेंगे।